बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह है प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन और हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग। दोस्तों, किसी भी थ्योरी को समझने के लिए अगर आप 3 बातों को अंडरस्टैंड कर लें तो आप उस थ्योरी की बेस को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, यानी कि कब, क्यों और कैसे। अगर आप स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग की इस बेस को समझें कि ये कब, क्यों और किस लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई, यानी कि इसका पर्पस क्या था, इससे पहले क्या इस तरह की सोर्सिंग नहीं हो रही थी, और अगर थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाएगा तो इससे क्या फ़ायदा मैन्युफैक्चरर ने हासिल किया, और क्या वो रिज़ल्ट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उन्होंने अचीव किए या नहीं किए, और क्या इसका आगे स्कोप है। तो दोस्तों, बेसिकली प्रोक्योरमेंट जो करंट टाइम में चल रही है, उस स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग उसका एक अहम जुज़्व है। स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग के बगैर आप बेस्ट प्रोक्योरमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं कर सकते। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग और सोर्सिंग स्ट्रेटजी 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। अगर आप इनको सोर्सिंग स्ट्रेटजी को देखें तो सोर्सिंग स्ट्रेटजी वो प्लानिंग है जो आप सोर्सिंग के लिए करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग क्या है इसको हम आगे फर्दर डिफाइन करेंगे तो आप आसानी से समझेंगे। लेकिन आप इतना याद रखें कि स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग और सोर्सिंग स्ट्रेटजी 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। इसको हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि बाइंग के 2 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 बाइंग करना, नंबर 2 सोर्सिंग करना। बाइंग का प्रोसेस जो है ये 1980 से पहले का प्रोसेस है, जो कि ट्रेडिशनल बाइंग प्रोसेस होता था, जिसमें वेंडर आपके पास अवेलेबल होते थे, यानी कि आपके पास कुछ रजिस्टर्ड वेंडर या आपकी लिस्ट में कुछ लोग अवेलेबल होते थे जो आपके सप्लायर होते हैं। तो जब भी आपके पास कोई रिक्वेजिशन या डिमांड आती है, आप उन लोगों को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप अपनी प्राइसेस दे दें, कोटेशन फॉरवर्ड कर दें, और उन कोटेशन की बेस पे एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है जिसकी लोएस्ट प्राइस हो उसको परचेज ऑर्डर इशू कर दिया जाता है, और उसके बाद डिलीवरी होती है और उसके बाद उसकी पेमेंट करके इस तरह से एक ट्रांजैक्शन क्लोज कर दी जाती है। तो ये एक बाइंग का ट्रेडिशनल प्रोसेस है और ये रैपिडली होता है। जैसे अगर आज आपके पास कोई डिमांड आती है तो आप विदिन 2-3 डेज या जो भी मिनिमम टाइम आपने डिसाइड किया होता है अपने SOP में, आप उसको मिनिमम टाइम में क्लोज करके जो गुड्स हैं वो स्टोर को प्रोवाइड कर देते हैं और पेमेंट प्रोसेस करवा देते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग में एक लेंथी प्रोसेस होता है और उसमें टाइम बाउंड नहीं होता, उसके लिए एक लंबी प्लानिंग होती है और इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। मकसद ये था कि बाइंग के 2 प्रोसेस होते हैं, एक ट्रेडिशनल प्रोसेस जो कि आपको बताया, उसके बाद 1980 से ऑनवर्ड जो प्रोसेस शुरू हुआ स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का प्रोसेस, उसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं। दोस्तों, किसी भी थ्योरी को समझने के लिए जैसे आपको बताया कि इसकी बेस को समझना चाहिए कि ये क्या, इससे पहले क्या हो रहा था और इसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो आपको जैसे बताया कि इससे पहले एक ट्रेडिशनल बाइंग का प्रोसेस होता था, लेकिन 1980 में कुछ इस तरह की सूरत हाल पेश आई कि मैन्युफैक्चरर को कुछ कॉस्ट कटिंग पॉलिसीज पर जाना पड़ा। ये वो दौर था जब अमेरिकन और यूरोपियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जापानीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की तरफ से सख्त कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जापानीज मैन्युफैक्चरर ने कम कीमत और हाई क्वालिटी गाड़ियों की भरमार कर दी थी अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में, जिसकी वजह से अमेरिकन और यूरोपियन मैन्युफैक्चरर को सख्त कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था जापानीज इंडस्ट्री से। तो उस वक्त उन मैन्युफैक्चरर ने सोचा कि हम किस तरह से कुछ ऐसा करें कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, ताकि हम भी अपनी गाड़ियों की कीमत को नीचे ला सकें और जापानीज मैन्युफैक्चरर को कम्पीट कर सकें। तो जब मैन्युफैक्चरर ने ये सोचना शुरू किया कि किस तरह से कॉस्ट कम की जा सकती है, तो उनकी जो सारी प्लानिंग और जो थिंकिंग थी वो एक ही डिपार्टमेंट पर आकर रुक जाती थी, और वो था प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। क्योंकि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो 60-70% से 80% तक कॉस्ट जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है किसी भी प्रोडक्ट की। यानी आप जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी ऑलमोस्ट 60-70% और समटाइम 80% तक कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल या कंपोनेंट की कॉस्ट होती है, और बाकी 30-20% जो कॉस्ट बचती है वो आपके एडमिन एक्सपेंस होते हैं, सैलरीज होती हैं, और उसके बाद कुछ प्रॉफिट होता है मैन्युफैक्चरर का। तो जब उन्होंने देखा कि एक डिपार्टमेंट जो 70-80% कॉस्ट को कंज्यूम कर रहा है बाइंग पर, तो क्यों ना यहाँ पर कुछ ऐसी कॉस्ट कटिंग पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाए जिससे कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाए और हम अपने कंपटीटर को एक टफ टाइम दे सकें। तो दोस्तों, 1980 से पहले का जो टाइम था वहाँ पे प्रोक्योरमेंट में कंपटीशन करवाया जाता था, यानी कि डिफरेंट वेंडर जो आपके पास अवेलेबल है उनमें उनको कम्पीट करवाया जाता था प्राइसेस के लिए। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ पर जोर दिया जाता था और वो थी लोएस्ट
पॉसिबल प्राइस। तो जब भी आप किसी RFQ के अगेंस्ट कोटेशंस मांगते थे तो उसमें यही होता था कि लोएस्ट प्राइस जो प्रोवाइड करेगा उसको हम परचेज ऑर्डर इशू कर देंगे। तो ये दौर वेंडर के दरमियान कंपटीशन का दौर था और उसमें मैन्युफैक्चरर अपनी बहुत कम इंफॉर्मेशन वेंडर से शेयर करते थे, सिर्फ उतना क्वांटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेंडर को बताते थे जितनी उनकी ज़रूरत होती थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरर ने ये सोचना शुरू कर दिया कि क्यों ना हम कुछ कोलैबोरेशन की तरफ जाएं, हम बजाय इन लोगों के दरमियान कंपटीशन को आए, हम क्यों ना कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिए जाएं, कुछ कोलैबोरेशन कुछ लोग वेंडर के साथ कर लिए जाए, हम उनको अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लें, बिजनेस पार्टनर उनको बनाएं ताकि वो हमें लोएस्ट प्राइस के साथ गुड क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी भी दे सकें। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट जो हैं कि लोएस्ट पॉसिबल प्राइस ली जा सके, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ली जा सके और टाइमली डिलीवरी ली जा सके, ये 3 पॉइंट स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग की जान है। यानी स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग 3 पॉइंट पर बेस कर रही होती है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट के लिए स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग करते हैं तो उसके पीछे मकसद यही होता है कि आप लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और टाइमली डिलीवरी अपने सप्लायर से ले सकें। तो जबकि इससे पहले जो ट्रेडिशनल बाइंग होती थी 1980 से पहले, उसमें आप सिर्फ एक ही चीज़ पर जोर दे रहे होते थे और वो थी लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। उसमें जब भी क्वालिटी की बात होती थी तो प्राइसेस वेरी कर जाती थी और टाइमली डिलीवरीज के लिए भी प्राइसेस की प्रेफरेंस होती थी कि अगर आपने पहले लेना है तो कुछ जैसे कि गाड़ियों का प्रीमियम आप पे करते हैं कि ओन पे करते हैं कि अगर अभी आपने आज ही गाड़ी खरीदनी है तो आप 50,000 ओन दे के आज ही खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप 3 माह की बुकिंग पर जा सकते हैं। तो इस तरह की जो मैन्युफैक्चरर की मोनोपोली पॉलिसीज होती थी उससे आप जब स्ट्रेटेजिक बाइंग में जाते हैं तो आप उनसे बच जाते हैं, क्योंकि उस वक्त वही मैन्युफैक्चरर आपका बिजनेस पार्टनर होगा, वो आपको प्रेफर करेगा ना कि ओन हासिल करने के लिए किसी और को प्रेफर करे। तो दोस्तों ये वो मकसद था जिसके लिए स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग की पॉलिसी को अपनाया गया कि हमने लोएस्ट पॉसिबल प्राइस के साथ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और टाइमली डिलीवरी भी लेनी है। तो इस तरह से जब स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया तो 1980 और 1990 के दरमियान 10 साल का जो दौर था उसमें दुनिया में फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑलमोस्ट इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर चुकी थी अपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में और वो इस कंसेप्ट पर ट्रांसफर हो चुकी थी कि हमने अपने वेंडर्स को या अपने सप्लायर को अपना बिजनेस पार्टनर ट्रीट करना है और उनसे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बेस पर लोएस्ट प्राइसेस के साथ गुड क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी भी इंश्योर करनी है। तो अब जो आपके वेंडर थे वो एज ए बिजनेस पार्टनर ट्रीट किए जाने लगे। तो दोस्तों जब स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग की इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो गई तो इसमें जहाँ पे ट्रेडिशनल बाइंग में हम लोएस्ट प्राइस पर जोर देते थे तो अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पर फोकस होना शुरू हो गया। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे अगर आपने गाड़ी खरीदनी है और आपके पास 2, 3, 4 डिफरेंट कोटेशन आई हैं जिसमें उस गाड़ी की प्राइस 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इस तरह से डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो आप उस वक्त अगर आपने उसकी स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग की है तो आप लोएस्ट प्राइस को सिलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि आप उसका एनालिसिस करेंगे। आप ये देखेंगे कि प्राइस के बाद इस गाड़ी की क्वालिटी क्या है, इसकी माइलेज क्या है, इसकी फ्यूल कंजम्पशन क्या है, टेक्निकली इसकी परफॉर्मेंस क्या बेस कर रही है, किन चीज़ों पे बेस कर रही है, इसका लाइफ क्या है गाड़ी का, कितनी देर ये इफेक्टिवली चल सकती है वगैरह वगैरह। तो जब आप इस तरह का डिटेल एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ आती है कि जो 20 लाख की गाड़ी है उसकी फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा है और जो 25 लाख वाली गाड़ी है उसकी फ्यूल कंजम्पशन कम है। तो अगर आप फ्यूल कंजम्पशन की बेस पर ही उसका कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा अगर इस गाड़ी की लाइफ 5 साल है और 5 साल बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, जब बुक वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, तो आप फ्यूल कंजम्पशन की बेस पर हो सकता है कि 25 लाख वाली गाड़ी को सिलेक्ट करें कि ये गाड़ी बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि 5 साल में जो फ्यूल कंजम्पशन होगी वो जो 20 लाख वाली गाड़ी है वो अगर 8 लाख का फ्यूल कंज्यूम करती है तो दूसरी गाड़ी में भी वो 3-4 लाख का फ्यूल इस्तेमाल करे। तो जब आप इस तरह के कंपैरिजन में जाएंगे तो आपको वो जो फ्यूचर में सेविंग हो रही होगी फ्यूल की शक्ल में, उसको जब आप गाड़ी की प्राइस से लेस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये 20 लाख वाली गाड़ी महंगी पड़ रही है और 25 लाख वाली गाड़ी जो है आपको 5 साल इस्तेमाल करने के बाद सस्ती पड़ेगी। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, यानी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं कि आपने एक उसकी पूरी लाइफ का एनालिसिस किया और जो कॉस्ट आपके पास आई वो ये थी कि आपका
आपको 25 लाख वाली गाड़ी जो है वो ज्यादा सस्ती पड़ रही है, तो आप 25 लाख वाली गाड़ी को परचेज करेंगे। ये वो कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए बताएगा। इसी तरह आप किसी प्लांट मशीनरी की एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अगर प्लांट की कीमत ज्यादा है लेकिन उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज कम है, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा कम है, उसके स्पेयर पार्ट्स सस्ते हैं, तो आप उस प्लांट मशीनरी को सिलेक्ट करेंगे जो कि जिसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का मकसद ये था कि हमने लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट लेनी है अपने सप्लायर से, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट लेनी है और मिनिमम टाइम में डिलीवरी लेनी है। और जब भी हमने कंपैरिजन करना है तो हमने टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप को ट्रीट करना है, हमने उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट को ट्रीट करना है, उसकी लाइफ पे डिपेंड करते हुए जो कॉस्ट बेस कर रही है हमने उसको ट्रीट करना है। हमने सिंपल जो ट्रेडिशनल बाइंग में लोएस्ट प्राइस होती थी उसको ट्रीट नहीं करना। दोस्तों सोर्सिंग को हम 4 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी 4 डिफरेंट टाइप की सोर्सिंग जो है वो प्रोक्योरमेंट में इम्प्लीमेंट होती रही है पीछे। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो सोर्सिंग किस तरह से इवॉल्व करती हुई करंट टाइम में आई, तो हमें पता चलता है कि रिएक्टिव सोर्सिंग थी, उसके बाद सोर्सिंग में ऑपरेशनल सोर्सिंग भी होती है, फिर टेक्निकल सोर्सिंग होती है और फाइनली स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग है जो अभी करंट टाइम में इम्प्लीमेंट हो रही है। रिएक्टिव सोर्सिंग वो सोर्सिंग होती है जिसमें कि आपके पास जब डिमांड आती है, यानी कोई रिक्विजिशन जब आपके पास आएगी तो उस वक्त आप उस पर रिएक्शन देंगे, उस वक्त आप एक्टिव हो जाएंगे। आपके पास डिमांड आ गई है तो अब आपने इसको मिनिमम टाइम में प्रोसेस करना है, आप इस पे कोटेशन कॉल करेंगे, फिर लोएस्ट प्राइस पर ऑर्डर करेंगे, सप्लाई लेंगे और पेमेंट करवा देंगे। तो ये एक मिनिमम टाइम में प्रोसेस होने वाली वो रिक्विजिशन जिस पे आप रिक्विजिशन आने के बाद रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टिव सोर्सिंग कहते हैं। नंबर 2 है ऑपरेशनल सोर्सिंग। ऑपरेशनल सोर्सिंग में वो चीजें आती हैं जो कि आपकी डे टू डे ऑपरेशन को रन कर रही होती हैं, जैसे नट बोल्ट, कुछ टी बैग, कुछ रिबन, पेपर, जो भी आपकी मंथली टॉयलेटरीज है, जो कंज्यूमेबल आइटम है वो आपकी ऑपरेशनल सोर्सिंग में आती हैं। तो इसके लिए आपने कुछ अलहदा से वेंडर ऑलरेडी डिसाइड करके रखे होते हैं जिनको जब भी आपकी ऑपरेशन रिलेटेड चीजें आती हैं तो आप उनको ऑर्डर कर देते हैं और वही प्रोसेस फिर वो सप्लाई और पेमेंट का चलता रहता है। और नंबर 3 है टेक्निकल सोर्सिंग। टेक्निकल सोर्सिंग में आप एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं, जैसे कि अगर आप इन्हीं ऑपरेशनल आइटम को ले लें या ऐसी आइटम जो कि लो वैल्यू और लो रिस्क है, यानी जिसका रिस्क कम है और अमाउंट वाइज भी वो कम है और आपके पास उनका डाटा अवेलेबल है। दोस्तों अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग के 7 स्टेप की तरफ। ये 7 स्टेप कुछ जगहों पे 6 हैं, कुछ पर 5 हैं, लेकिन जहाँ पर 5 है वहाँ पे 2 को मर्ज कर दिया गया, जहाँ पर 6 है वहाँ पे 1 को मर्ज कर दिया गया। लेकिन जब ये थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी तो ओरिजिनली इसके 7 स्टेप थे, तो हम उन 7 स्टेप को ही डिस्कस करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। तो नंबर 1 है एनालिसिस। एनालिसिस से मुराद है कि आप अपने स्पेंड का एनालिसिस करें, आप जो अमाउंट अपनी बाइंग पे कंज्यूम कर रहे हैं आप उसका डाटा निकालें और देखें कि आप कितनी अमाउंट किस आइटम पे खर्च कर रहे हैं। फिर आइटम के अलावा आप उसको यूनिट वाइज भी चेक कर सकते हैं, आप उसको प्रोडक्शन वाइज चेक कर सकते हैं, आप उसको लोकेशन वाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी प्रोडक्शन अगर डिफरेंट लोकेशन पर हो रही है या एक ही जगह पर हो रही है तो डिफरेंट यूनिट है आपके मैन्युफैक्चरिंग के, तो आप इसको डिफरेंट तरीकों से जितना भी डाटा अवेलेबल है वो आप उसका एनालिसिस करेंगे कि आपका स्पेंड एनालिसिस क्या है। तो दोस्तों डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, जितना एक्यूरेट डाटा होगा उतना ही उसका रिजल्ट भी एक्यूरेट आएगा। नंबर 2 पर है सप्लायर मार्केट एनालिसिस। सप्लायर मार्केट एनालिसिस से मुराद है कि आप जिन आइटम की सोर्सिंग करना चाहते हैं उनके सप्लायर कितने अवेलेबल हैं आपकी लोकल मार्केट में, और लोकल के बाद आप इंटरनेशनल मार्केट को देख सकते हैं कि वहाँ पे कितने लोग अवेलेबल हैं और उनकी वर्थ क्या है, उनकी रिप्यूट कैसी है, उनका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। तो आप उनको डिफरेंट अपने वैल्यूएशन क्राइटेरिया में डाल सकते हैं कि कितने टोटल लोग अवेलेबल हैं और उनको कैटेगराइज वाइज उनकी वर्थ को आप जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे उस पर कितने लोग आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं। नंबर 3 है टीम बिल्ड। तो दोस्तों जैसा कि बताया कि ट्रेडिशनल बाइंग में एक ही प्रोक्योरमेंट मैनेजर इंडिविजुअल डिसीजन कर लेता था, लेकिन स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग में आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। आपने जिन आइटम को सिलेक्ट किया है स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग के लिए आप देखें कि वो आइटम किन लोगों के रिलेटेड है, जैसे कि उसमें टेक्निकल लोग कितने चाहिए, प्रोडक्शन से कोई चाहिए, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से चाहिए, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, HR या जो भी लोग उससे रिलेटेड है, आप उन लोगों को इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एक टीम बिल्ड करेंगे जो कि स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग पे आगे प्रोसेस करती है। नंबर 4 है सोर्सिंग स्ट्रेटजी।
सोर्सिंग स्ट्रेटजी से मुराद है कि आप जब अपनी प्रोडक्ट लिस्ट या प्रोजेक्ट जो भी आप जिसके लिए सोर्सिंग करना चाहते हैं, जब आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी आइटम भी मिलेंगी जिसके लिए स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आप 20-80 का रूल अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी 20% प्रोडक्ट ऐसी होंगी जिस पर 80% आपके बजट का खर्च हो रहा होता है और 80% आइटम ऐसी होंगी जिन पर 20% बजट खर्च हो रहा होता है। तो वो 80% आइटम जो लो प्राइस है उनको आप छोड़ दें और जो 20% प्रोडक्ट हैं जिन पे आपका बजट का 80% खर्च हो रहा है उनको आप सिलेक्ट कर लें। तो आप हर आइटम के लिए स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग नहीं कर सकते। आप उन 20% आइटम को सिलेक्ट करें स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग के लिए जिसके ऊपर आपका 80% बजट खर्च हो रहा है, क्योंकि आपका मेन फोकस जो है वो है प्राइस को कम करना, क्वालिटी को बेहतर करना और टाइमली डिलीवरी लेना। तो प्राइस, क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी के लिए आपको हर आइटम को स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग में डालने की जरूरत नहीं है। आप 80% बजट इन पे कंज्यूम हो रहा है उन आइटम को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं अपनी सोर्सिंग स्ट्रेटजी के लिए। दोस्तों नंबर 5 पर है आइडेंटिफिकेशन एंड प्री क्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर। जैसे कि नंबर 2 पे हमने मार्केट, सप्लायर मार्केट को एनालिसिस कर लिया है, तो अब हम नंबर 5 पे उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनको लिस्ट डाउन कर लेंगे कि कितने लोग अवेलेबल हैं और फिर उनको प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस से गुजारेंगे। और प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस वही होगा जैसे कि आप अपने रूटीन के सप्लायर को प्री क्वालिफाई करते हैं, तो आप इनको प्री क्वालिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारते हुए एक वेंडर की शॉर्ट लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 6 पर है सप्लायर सिलेक्शन एंड कंट्रैक्ट। सप्लायर सिलेक्शन और कंट्रैक्ट में हमने जो प्री क्वालिफाई वेंडर किए हुए हैं उनसे कोटेशन कॉल करेंगे अपनी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के लिए और उसकी फिर वही नॉर्मल प्रोसेस जैसे होता है कि उनकी कंपैरेटिव स्टेट बनेंगी, उनमें जो लोएस्ट प्राइस पर अवेलेबल होगा या आप नेगोशिएट करेंगे लोएस्ट प्राइस जिसको आप समझते हैं कि इसकी वर्थ, रिप्यूट, इसकी जो भी आपकी प्री क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो उस पर पूरे उतरते हैं उनसे आप फाइनली आप उस प्रोडक्ट के लिए नेगोशिएट करके उसकी सिलेक्शन कर लेंगे और उसको कंट्रैक्ट अवार्ड कर देंगे यानी पीओ इशू कर देंगे। नंबर 7 पर है दोस्तों फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। तो जब आपने अपने वेंडर की सिलेक्शन कर ली, उसको कॉन्ट्रैक्ट या पीओ इशू कर दिया, तो अब आपने सप्लाई के लिए फॉलो करना है और जो हमारी स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग के प्रोसेस में जो हमारा जो फोकस था कि हमने लोएस्ट प्राइस लेनी है, हमने क्वालिटी प्रोडक्ट लेनी है और मिनिमम टाइम में लेनी है, तो अब यहाँ फॉलो अप में वो जो मिनिमम टाइम की कंडीशन थी उसको हम फॉलो करेंगे। हम देखेंगे कि सप्लायर ने ऑर्डर लेने के बाद उसको किस तरह से प्रोसेस किया, कितने मिनिमम टाइम में वो हमें हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को, क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सकता है। तो 7 नंबर है कि आपने मॉनिटर करना है और फॉलो करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका एक स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमने इस सारी डिस्कशन में जो सीखा है वो ये है कि हम कोई जो हमारी टॉप कंज्यूम्ड आइटम है जिसमें हमारे बजट का 80% प्लस बजट यूज़ हो रहा है, हमने उनकी सिलेक्शन करनी है, उनके लिए हमने उनकी स्पेंड एनालिसिस करना है और उसके बाद मार्केट सोर्स करनी है कि कितने मैक्सिमम लोग अवेलेबल हैं उसकी सप्लाई के लिए, उनकी रिप्यूट क्या है, वर्थ क्या है, उनमें से कितने लोग बेस्ट क्वालिफाई हो सकते हैं हमारे पास, जिनको हम एज ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर ट्रीट करें, उनसे हम लोएस्ट प्राइस पर गुड क्वालिटी और मिनिमम टाइम में डिलीवरी लें और अपने जो प्रोसेस है उसको जारी रखें। दोस्तों ये था आज का टॉपिक स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग। उम्मीद है आप इसको अपनी जॉब में हेल्पफुल पाएंगे और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आपको सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।